हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ आज चर्चा जो करूँगा वो करूँगा एक आईपीओ एनालिसिस के बारे में। आईपीओ एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम उस कंपनी के बारे में बात करते हैं पहले, लेकिन मैं आज उसके क्लाइंट के बारे में बात करूँगा आपके साथ। तो देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है ब्लूम एनर्जी। ये इसकी मेजर क्लाइंट है जिस कंपनी की आज हम चर्चा करेंगे, जिसका आईपीओ एनालिसिस। और इसके लिए स्पेशलाइज या सोफिस्टिकेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसरो के लिए, यानी कि जो इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है उसके लिए, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ये जो कंपनी है ये काम करती है। इस कंपनी का नाम क्या है ये तो मैं भी आपके साथ चर्चा करने वाला ही हूँ। तो देखिएगा, इस तरीके की जो इंजन है ये स्पेस लॉन्च के अंदर, जो पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोन्यूमेटिक जो मॉड्यूल्स हैं वो बनाती हैं। इसी तरीके से जो है वोल्ट टॉप, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है। तो आप ये समझिएगा कि इस तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। और उसमें भी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन जो है वो नहीं होता है बहुत जल्दी, यानी कि एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि आपके पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या जो स्किल है और जो मैनेजमेंट के पास जनरली आई है, और क्योंकि मैनेजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का रहा पास्ट में कि वो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए निकले और बाद में उन्होंने कंपनी बना ली। तो ऐसा इजी नहीं है सभी के लिए कि इस तरीके के सेटअप जो है तैयार कर लिए जाए। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। हालांकि ये पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उससे पहले ये पार्टनरशिप बिजनेस था। तो करीबन 1200 लोगों के साथ ये जो है काम करती है। 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और लगभग 50 साल हो गए हैं। हालांकि कंपनी बने 50 साल नहीं हुए, पहले पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते थे, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये जनरली जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके पास 14 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इन द न्यूक्लियर सेक्टर, यानी कि जो न्यूक्लियर सेक्टर उसके लिए 14 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 6 काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, तो स्पेस और डिफेंस के अंदर भी ये काम करती है। तो आप ये समझिएगा कि सेक्टर के अंदर जब आप पी रेशो की बात करेंगे तो पी रेशो आपको कभी भी 50 से कम नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, यूनिक सेक्टर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 8, 10, 15 के पी पर शेयर नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है, जो और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो आप देख पा रहे हैं कि इसरो है, इनका VSSC जो है, इस तरीके के LPSC, इस तरीके की जो कंपनियां, यानी कि जो स्पेशली भारत सरकार की जो कंपनियां हैं वो इनके मेजर क्लाइंट हैं। और ये जो MTAR लिमिटेड जो कंपनी है ये प्रीसियन मशीनिंग का जो है काम करती हैं, असेंबलिंग, स्पेशलाइज फैब्रिकेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। और मैंने आपको आम भाषा के अंदर फ़ोटो दिखा दी, तस्वीरें दिखा दी आपको कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाती है, उसी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने किए हैं। GSLV जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इसरो के माध्यम से होता है, उसके अंदर अग्नि का जो प्रोग्राम था, या आप देखिएगा चंद्रयान के जो प्रोग्राम्स हैं, तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट देते हैं। मेजर क्लाइंट कौन है? इसरो है, NPCIL है, DRDO है, ब्लूम एनर्जी है, रफाल के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये आप मल्टीपल टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डाइवर्सिफाइड स्पेशल जो है इनके पास टीम है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, जो मैं आपके साथ बता भी रहा था, आपके साथ जो चर्चा कर रहा था। कंपनी साइज में बहुत बड़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनी बड़ी होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो इनको चाहिए नहीं। तो इनकी जो आज एट प्रेजेंट जो टोटल असेट्स हैं वो करीबन 380 करोड़ के आसपास की है, यानी कि छोटी साइज़ में है। और कंपनी करीबन 200 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, और उस के अंदर से करीबन 15% का जो मार्जिन है ये रखते हैं। तो करीबन 30 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट ये जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, छोटी सेल पर भी अच्छा प्रॉफिट। तो ये भी इंडिकेट करता है कि इसको पी रेशो कम से कम 50 के आसपास तो मिलेगी। अब ये जो शेयर का IPO आ रहा है वो कितने भाव पे आ रहा है? वो आ रहा है 574 से 575,
और करीबन 11 से 12 रुपए की ही EPS आ रही है। तो ये 50 के पी रेशो पर ही शेयर आपको मिलेगा। अब बात ये है कि ये 50 के पी पर मिलेगा तो क्या इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये तो मैं अभी चर्चा करूंगा। एक लोट आप अप्लाई करेंगे तो 26 शेयर्स 14,950 लगेंगे। मैक्सिमम 13 लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 194350 यानी कि 1,94,350 रुपये। अब यहाँ पर ये जो भी IPO का साइज़ है वो कैसा बड़ा है या छोटा है, तो कुल मिलाकर करीबन 1.04 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बाजार में दिए जा रहे हैं। तो शेयर्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। शेयर का भाव आपको हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट मुझे इस तरीके की कंपनी के लिए भाव ज़्यादा नहीं लग रहे। मार्केट स्टॉक मार्केट अगर नीचे की तरफ होती तो हो सकता था थोड़ा सा और आपको नीचे की तरफ प्राइस मिल जाते, लेकिन मार्केट की दशाओं के हिसाब से प्राइस ठीक है। और मुझे लगता है 23% के आसपास का जो है ग्रे मार्केट है, प्रीमियम भी जो है आपको मिलना चाहिए इसके अंदर। और इशू जो है ओपन हो चुका है आज, और अभी जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल तो 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड भी हो चुका है। IPO 5 तारीख को क्लोज होगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 तारीख को, और लिस्टिंग जो है हम 16 तारीख को उम्मीद कर सकते हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स की पोजीशंस है जो उसको मैं बताना चाहूँगा, तो असेट्स के अंदर एक खास बात ये है कि असेट्स स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ना तो पैसे की ज़रूरत है ना निकालने की ज़रूरत है। दूसरी बात क्या है कि बोरोइंग्स कितनी है, तो देखिएगा 245 करोड़ का शेयर होल्डर फंड है। उस 245 करोड़ के सामने केवल 20 करोड़ की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 115 करोड़ की हैं। और अगर आप डेट की बात करेंगे तो डेट तो बिल्कुल ये समझ लीजिएगा 58 करोड़ का है, और एक से 7, 8, 10, 20 करोड़ के लोन हो रहे हैं, तो करीबन 70 करोड़ के आसपास के जो है लोन्स हैं। तो डेट इक्विटी भी काफ़ी मैनेजेबल है, और IPO से जो पैसा है उससे डेप्ट भी रीपे कर देंगे। तो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए और डेट को रीपे करने के लिए इस पैसे को ये यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो जिन पर्पज़ के लिए पैसा यूज़ होना है देखिएगा, उसमें सबसे मेन है बोरोइंग्स को रीपे करेंगे, और वर्किंग कैपिटल के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। तो बैलेंस शीट भी क्लीन हो जाएगी, साफ भी हो जाएगी। ये कंपनी पीछे भी बायबैक कराई है अपने शेयर्स का, तो वहाँ से बायबैक करने के बाद जो है अब नए शेयर जो है अब यहाँ पे इशू हो रहे हैं, और कुछ पुराने शेयर इशू हो रहे हैं। तो दोनों तरीके का जो है शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो दोनों तरीके का मतलब है कि कुछ प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं, कुछ कंपनी ही नए शेयर जो है इशू कर रही है। तो यहाँ पर आपको अगर वैल्यूएशंस के एंगल से बात करें, तो अगर कंपनी के पिछले 3 साल की बात करें तो 19 का ईयर थोड़ा अच्छा नहीं रहा। नहीं, नॉर्मली 11 से 12 रुपये की EPS आपको इस शेयर में देखने के लिए मिलेगी। 50 के पी पर ये शेयर जो है आपको लगभग मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 70 की पी तक भी ये शेयर जा सकता है। और आगे इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, तो इस सेक्टर के अंदर काम इनको मिलता रहेगा, और ब्लूम एनर्जी से भी इनको लगातार काम मिल रहा है। कैश फ्लो की बात जहाँ पर हम करें तो 19 में इन्होंने 34 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया था ऑपरेटिंग इक्विटी से, 20 में जो है 56 करोड़ का, और अभी तक जो यानी कि जो साल के अभी 9 महीने हुए हैं, तो वहाँ पर कैश फ्लो की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो कोविड की वजह से कि बहुत जगह कैश की रिकवरी गवर्नमेंट ने भी जो है नहीं दिया। तो जो प्रोजेक्ट में आपका पैसा तो जा रहा है, प्रोडक्ट की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है। और वो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स की डेटा से भी आपको पता चल रही है कि जो ट्रेड पेबल्स और जो ट्रेड रिसीवल्स के जो डेटा है वहाँ से रिकवरी नहीं आ रही है। तो ट्रेड पेबल्स को दे भी नहीं रही हैं हालांकि, तो उस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो अभी कोविड की वजह से रिकवरी में थोड़ी सी डिले चल रही है। EPS मैं आपको बता चुका हूँ, वही 11-12 रुपये के आसपास आएगी। तो 11 से 12 रुपये की EPS पे 50 के पी पर जो है ये शेयर चल रहा है। बुक वैल्यू कितनी है 91, तो 6 to 7 टाइम्स जो प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ऐसे शेयर 12-15 तक भी चले जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको लिस्टिंग के बाद डबल प्राइस भी मिल जाए इस तरीके की, क्योंकि इस तरीके की कंपनियां नहीं है। तो आपके पास एक इस तरीके के प्लेयर ना हो पाना जो है एक सबसे खास बात है, तो जिसकी वजह से ये कंपनी हाई पी वैल्यूशन जो है एंजॉय कर सकती हैं। जो क्लाइंट है इनके पास देखिएगा, इनको अगर हम 19 और 20 की बात करेंगे अगर हम स्पेशली, तो 19 के अंदर देखिएगा ब्लूम एनर्जी से इनको 61% बिजनेस मिल रहा है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से 12% का, और बाकी जो स्पेस जो प्रोग्राम्स है वहाँ से 11% का। तो इस तरीके से इनको जो है काम मिल रहा है। तो मेजर जो क्लाइंट है वो ब्लूम एनर्जी है। तो अब यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि इसमें सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ देखें तो क्या है, स्ट्रेंथ ये कि यूनिक बिजनेस है, हर कोई एंट्री कर नहीं सकता। वीकनेस की क्या बात करें, वीकनेस जो सबसे खास जो मुझे लगती है
वो एक ही वीकनेस है कि एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि है ब्लूम एनर्जी। अगर ब्लूम एनर्जी अगर एक अकेला क्लाइंट है तो वो प्राइस के मामले में निगोशिएशन कर सकता है। दूसरी बात ये कि अगर वो इनसे ऑर्डर देना बंद कर देता तो कंपनी की वित्तीय हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो ये दूसरा रीज़न है जिसमें मुझे वीकनेस लगती है। तो ब्लूम एनर्जी वाला जो रीज़न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट चला जाएगा ब्लूम एनर्जी तो आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो साफ़ हो जाएगी। तीसरी बात कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस सेक्टर के अंदर अपार संभावनाएं हैं। दूसरी कंट्री से भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। तो अभी रास्ते बहुत खुले हुए हैं। अगर कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, कंपनी के पास कैश आएगा, तो कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है कैश कर सकती है। वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो आईपीओ आने के बाद जो है इनको पैसा रेज करने में जो है तकलीफ नहीं होगी आगे भी चल के। और उसके बाद जो है कंपनी की लिस्टिंग होने से जो लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। और उसके बाद जो थ्रेट है वो क्या है? थ्रेट मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पर मार्जिन्स क्या लंबे समय तक मेंटेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर लंबे समय तक अगर मार्जिन्स में कोई भी निगोशिएशन जो क्लाइंट से ऑर्डर बुक है अगर वो नहीं आती है समय पे, तो एक थ्रेट जो है वो बिज़नेस के लिए हो सकती है। इन सभी के एनालिसिस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शेयर फेयरली प्राइस्ड है और माहौल अच्छा है, इसलिए आपको लिस्टिंग गेन भी मिलना चाहिए। तो शेयर को अप्लाई तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके की कंपनियां जो है यूनिक है। और कुछ शेयर्स तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी लंबे समय के लिए भी इस तरीके के शेयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के अंदर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की जो अपॉर्चुनिटी है इस तरीके की कंपनी में बनती है। और इसके बाद एक और चीज़ जो है मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि जब इस तरीके की कंपनियां लिस्टेड स्पेस में आ जाती हैं, लोगों की रिकग्निशन में आ जाती हैं, तो जो उस सेगमेंट के लीडर्स हैं जो इस तरीके का काम करते हैं उनके साथ आगे चल के मर्जर और एक्विजिशंस की भी संभावना बढ़ जाती है, जिसमें आप एल को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एल भी डिफेंस स्पेस में काफ़ी काम करती है। इसके अलावा टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं उनके भी कुछ बिजनेस इनसे मिलते हैं, हालांकि फुल फ्लैज नहीं। इसके अलावा भारत फोर्ज का काफ़ी बिजनेस जो है इनसे मिलता जुलता हो सकता है, जहाँ पर कि सिनर्जी बेनिफिट इस तरीके की कंपनीज को हो सकते हैं। तो लिस्टिंग होने के बाद ये भी एक बढ़िया बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो स्वैप रेशियो है, जो शेयर के प्राइस की वैल्यू है वो निकाल पाना आसान होता है। तो ऐसी भी आगे चल के संभावनाएं बन सकती हैं। तो शेयर जो जिन प्राइस पर आ रहा है मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग पर भी मुझे लगता है कि 30% तक के गेन आ सकते हैं, बट मुझे लिस्टिंग से ज़्यादा ये कंपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए जो है ज़्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि मार्केट की दशाएँ बदल सकती हैं। तो पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर ये बनता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।